गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 7th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी। आज का हमारा बेटा टॉपिक होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में जिसे कहते हैं हम CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, आज हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिस्कस करने से पहले हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में बेटा आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको बेटा? तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हमें यह पता चल गया था बेटा कि लिगेंड जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दूसरे वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, और वीक लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं कर पाते। अर्थात दो तरह के लिगेंड हमने देखे थे। एक थे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरे थे आपके वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरे वीक फील्ड लिगेंड। तो इस लेक्चर को बेटा हमने यहीं से जोड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CFSE पढ़ने से पहले देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स भी जो है हमारे, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे हो टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा, किस तरह के बन जाएंगे? दो प्रकार के बन जाएंगे। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब बेटा सवाल यह बनता है कि सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? तो बेटा ये लिगेंड डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है? लिगेंड डिसाइड करता है। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है? मजबूत लिगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या कर देगा? वो स्प्लिटिंग बढ़ा देगा। और यदि वो स्प्लिटिंग बढ़ा रहा है, जब स्प्लिटिंग बढ़ा रहा है तो क्या होगा? एनर्जी गैप ज्यादा हो गया और समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में ही तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एनर्जी गैप ज्यादा है, यानी कि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम और इसकी बहुत ज्यादा अधिक है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे कंप्लीट भरे जाएंगे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में देखे तो T2G में, फिर उसके बाद EG में भरे जाएंगे। इसका मतलब इसने क्या किया? इसने स्पिन कम कर दिए। क्या कर दिए? स्पिन कम कर दिए। इसलिए इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अर्थात यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनाता है? वो सदैव लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अर्थात उससे बने कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यदि बेटा लिगेंड हमारा वीक हो, अब सोचो लिगेंड वीक है तो ये स्प्लिटिंग कम करेगा, और स्प्लिटिंग कम करेगा तो इन दोनों के बीच एनर्जी गैप इतना अधिक नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच एनर्जी गैप लगभग समान है, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। और ज्यादा अंतर नहीं है तो समान ऊर्जा वाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं बेटा? एक एक करके। तो पहले 3 में इनमें, फिर पेयरिंग नहीं होगी, फिर इनमें दोनों में भरे जाएंगे, यानी कि T2G में, फिर EG में भरे जाएंगे, दोनों में भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्पिन हाई हो रहे हैं, स्पिन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वीक लिगेंड जो होंगे जिन कॉम्प्लेक्सेस में, वो कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे बेटा जी? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये था हमारा, ठीक है। तो देखो जरा, हमने लिखा है आपके लिए, लिख ले आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, ठीक है। H2O से एबव के स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा हमने जी पढ़ाई थी, तो उसमें H2O से आगे के जितने भी लिगेंड बताए थे हमने माना था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और H2O से पीछे वाले वीक फील्ड लिगेंड माने थे। ठीक है बेटा। तो बेटा हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड लिख दिया है। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? T2/EG एनर्जी गैप बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा, T2/EG एनर्जी गैप बढ़ा देंगे। और T2 और EG गैप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले एक एनर्जी लेवल में ही कंप्लीटली फील्ड किए जाते हैं। यानी कि जैसे ये था बेटा, मिटा के बताते हैं। देखो जरा, हम केस ले लेते हैं, केस एक एक करके आपको समझा देते हैं, फिर ठीक है आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है बेटा। हम आपको केस लेके देखते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, यानी कि लिगेंड जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, क्या हो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। जब बेटा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तब क्या केस होगा, हम ले रहे हैं, ये देख रहे हैं एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल में, कौन से में, ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल में इस तरह से आपकी स्प्लिटिंग हुई थी, ठीक है बेटा, आपकी स्प्लिटिंग, आपकी बेटा जी स्प्लिटिंग इस तरह से हुई थी, ये आपकी T2G और ये आपका EG था, ये स्प्लिटिंग हुई थी, ठीक है बेटा। अब देखो यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा, यानी कि लिगेंड जब स्ट्रॉन्ग हो, जब लिगेंड क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग हो, ये भी लिख लो, जब लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तब क्या होगा, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा बेटा तो ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ये एनर्जी गैप मान लिया है हमने, यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा, क्या हो जाएगा एनर्जी गैप बेटा, एनर्जी गैप, क्योंकि जगह नहीं है, एनर्जी गैप बड़ा, बड़ा मतलब लार्ज है, यहाँ पे एनर्जी गैप बेटा लार्ज है यहाँ पे। अब लार्ज एनर्जी गैप है तो मानो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, कम ऊर्जा वाले ये हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ पे जाए या यहीं पे ही पेयरिंग हो। तो बेटा जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, T2G और EG एनर्जी लेवल में। तो जब बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा तो पेयरिंग इन्हीं में स्टार्ट होगी, यानी कि कंप्लीटली यही फिल होगा, क्योंकि एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर है, समान ऊर्जा के नहीं है, क्योंकि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन पहले 1 बाई 1 भरे जाते, ठीक है, यही बताया था किसने, फोर्स ने। तो यहाँ पे पेयरिंग, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा जाएगा बेटा जी, सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर आठवां यहाँ पे, फिर नवा, फिर 10वां, इस तरह से आपकी इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है बेटा जी, ये हो गया आपका। तो बेटा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है तो क्या देखा हमने कि एनर्जी गैप दोनों के बीच में T2G और EG लेवल के बीच में बढ़ गया, जिससे क्या होता है, जिससे क्या हुआ, जिससे बेटा एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरने के बाद में ही हम दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अर्थात पहले T2G एनर्जी लेवल फुल करेंगे, उसके बाद EG लेवल में स्टार्ट करेंगे भरना, ठीक है बेटा, ये हुआ। अब इसमें क्या देखा बेटा, इसे कहते हैं देखो स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कर दूं तो स्पिन इसका घटा दिया, कम कर दिया, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है, तो ये भाई ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो स्पिन कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्पिन कैंसिल करे थे, अगर सोचो बेटा, अगर ऐसे नहीं भरा जाता, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाते और ऐसे भरे जाते, कैसे भरे जाते, चौथा इसमें आता, 3 बनने के बाद में चौथा कहाँ आता, यहाँ पे आता, सोचो, और 5वां यहाँ आता, तो इसमें स्पिन कैंसिल नहीं हुए, स्पिन कम नहीं हुए, स्पिन इंक्रीज हुए, इसलिए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पिन इंक्रीज कर रहे हैं हम, लेकिन केस क्या होगा, पहले इसी में भरे जाएंगे बेटा, फिर उसमें भरे जाएंगे, इसका मतलब तो यही हुआ, यहाँ इन्होंने स्पिन कम किए, इसलिए इन्हें कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो कहने का मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो सदैव लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, खत्म। एक बात याद रखनी है बेटा, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है बेटा, और यदि बेटा लिगेंड क्या है, वीक है, तो क्या बनेगा, हाई स्पिन, क्या बनेगा बेटा, हाई स्पिन। हमने यहाँ पे आपको भरना भी सिखाया। अब देखो, ठीक है बेटा, दूसरा केस, क्या दूसरा केस, जब लिगेंड वीक हो, जब क्या हो बेटा, लिगेंड वीक हो, तो दूसरा केस में देखो, जब लिगेंड क्या हो बेटा जी, जब लिगेंड वीक हो, जब लिगेंड वीक होगा तो क्या होगा, जब लिगेंड वीक होगा तो उसे क्या कहते हैं, वीक लिगेंड फील्ड कहते हैं। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, जब वीक लिगेंड फील्ड हो, वीक लिगेंड फील्ड हो, जब वीक लिगेंड फील्ड होगा तो बेटा देखो ऑक्टाहेड्रल में ही समझा रहे हैं, एक क्या समझाए थे,
तो ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसे ही टूटता है ना, अभी तोड़ के दिखाया था, ये टूटा था, ठीक है, ये टूटा था। तो बेटा इसे T2G और ये EG। तो बेटा जब लिगेंड वीक होगा, जब लिगेंड वीक होगा तो क्या होगा, जब लिगेंड वीक होगा तो ये एनर्जी गैप T2G और EG लेवल के बीच, ये एनर्जी गैप बेटा कम होगा। एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। कम मतलब स्मॉल होगा, वहां पे लार्ज था, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल होगा देखो बेटा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। ये हुआ जब लिगेंड वीक है, कमजोर है बेटा, तो स्प्लिटिंग कहां से करेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेटा इसमें जब ऐसे एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाए। तो बेटा हुंड भाई साहब ने ये बताया था क्या, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो बेटा यहाँ एनर्जी का गैप स्मॉल है, और इतना स्मॉल मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इन्हें भी समान ऊर्जा वाले कक्षक समझ लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब पेयरिंग नहीं होंगे, इन्हें में भरे जाएंगे, चौथा पांचवा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, छठा सातवां, आठवां नवा दसवां। इसका मतलब बेटा इनमें क्या हुआ, इसमें जो हुआ, इसमें यह हुआ कि बेटा इसमें पेयरिंग, जो ये पेयरिंग हो रही है, पूरे 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पेयरिंग हो रही है, ठीक है बेटा, पूरे 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पेयरिंग हो रही है। इसका मतलब इसमें तो हम स्पिन हाई कर रहे हैं, स्पिन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर चौथा इलेक्ट्रॉन यही होता तो एक स्पिन घट जाता, पांचवा होता तो एक स्पिन और घट जाता, छठा होता तो एक स्पिन और घट जाता। लेकिन क्या किया हमने, 5 इलेक्ट्रॉन तक तो स्पिन बढ़ाए, इसलिए इन कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। हाई स्पिन, याद रखना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किसे कहेंगे, जिनमें लिगेंड वीक होगा, वो सदैव क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, ठीक है बेटा। खत्म हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये बात हमने केवल ये मेमोराइज कराने के लिए कराई है बेटा, याद रखें आप, क्योंकि इसका बहुत रोल आने वाला है, इसका बहुत महत्व आने वाला है, ठीक है। तो अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आखिर है क्या, किसे कहेंगे हम। तो देखो बेटा, पहले हम आपको हिंदी में समझा देते हैं, फिर आपको लिखवा देंगे, ठीक है बेटा। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्चुअली है क्या। हमने बताया था कोई कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो जब मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके पास कोई लिगेंड आता है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, या 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते थे। तो बेटा सवाल मेरा यह है कि यह स्प्लिटिंग हुई आखिर क्यों जरूरत पड़ी स्प्लिटिंग की, स्प्लिटिंग करने की क्या जरूरत थी। तो बेटा सब खेल, सब चक्कर का है, स्टेबिलिटी का ही है। हम लोग कोई भी है बेटा, सब स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं, सब स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं। तो एक सिद्धांत है बेटा साइंस में कि स्टेबल चीज किसे कहेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगी। तो बेटा कोई भी वह मैटर जिसकी एनर्जी क्या हो, जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। यही होता है कि एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बेटा आप पूरे दिन आपने पूरे दिन कुछ खाना नहीं खाया, जब खाना नहीं खाया होगा तो आप एक्साइटेड नहीं हो पाएंगे, मतलब आप स्टेबलाइज ही रहेंगे बेटा, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी आपके पास, तो आप लेटे ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। और यदि बेटा आपके पास एनर्जी होगी तो आप बैठ ही नहीं सकते, लेट ही नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। एनर्जी होगी तो आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, मतलब आप डिस्टेबलाइज होंगे, ठीक है, या अनस्टेबल रहेंगे। तो कहने का मतलब बेटा यह हुआ
कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये जितना भी काम कर रहे होंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही तो कर रहे होंगे, चाहे वो स्प्लिटिंग हो या कुछ भी हो। ठीक है बेटा, हाँ यही होगा। तो बेटा ये देखा गया है कि जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग करता है, क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिटिंग होती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, तब उसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब जब एनर्जी कम हुई होगी तो सोचो क्या बढ़ जाता होगा उससे, जिससे बेटा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बेटा ऊर्जा में होने वाली इस कमी को ही, स्प्लिटिंग के दौरान ऊर्जा में होने वाली इस कमी को ही हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, यही आपकी होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने आपको लिख भी दिया है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेंगे लिखा हुआ। ठीक है, तो देखो जरा, लिखा है ड्यू टू स्प्लिटिंग, बेटा स्प्लिटिंग के कारण ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग के कारण द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस की ऊर्जा बेटा क्या हो जाती है, डिक्रीजेस, घटती है। एंड और द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स या दैट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाती है बेटा, स्लाइटली इंक्रीजेस, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ना होगी बेटा। दिस डिक्रीजमेंट इन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में होने वाली इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा हमने नोट में एक बात लिख दिया है, क्या बात लिख दी है, नोट में लिख दिया है हायर द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अर्थात हायर द वैल्यू ऑफ CFSE मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, यानी कि CFSE की वैल्यू जितनी अधिक होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा बेटा, उतना ही अधिक स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि CFSE बेसिकली वह ऊर्जा है जो निकल रही है, जो रिलीज हो रही है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज करके क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब CFSE बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, अब बेटा एक बात आती है कि CFSE जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसके साथ में कौन सा साइन आना चाहिए, तो साइन आता है बेटा निगेटिव का, क्योंकि यह रिलीजिंग एनर्जी है। ठीक है बेटा, तो रिलीजिंग एनर्जी के लिए निगेटिव साइन। अब बेटा बात यह आती है, यहां कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि निगेटिव साइन केवल रिलीजिंग एनर्जी को बता रहा है। किसे बता रहा है, रिलीजिंग एनर्जी को। अब यदि आपको मैं ये कहूं कि ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस जो है उसकी CFSE बराबर -10 किलो जूल पर मोल है, -10 किलो जूल पर मोल है, या इसका जो भी सिंबल होता होगा, ठीक है, CFSE का वो सिंबल। CFSE बराबर -10 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसकी CFSE बराबर -20 है। तीसरा जो है उसकी CFSE बेटा क्या है, -50 है। चौथा है उसकी CFSE क्या है बेटा, उसकी CFSE -100 है। तो बेटा आप बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन पहले की है -10, दूसरे की -20, -50, -100। तो बताइए बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होगा। तो बेटा जो हमने बात बताई है, हमने बताया है हायर द वैल्यू ऑफ CFSE हायर विल बी स्टेबिलिटी। तो हायर वैल्यू कौन सी है, क्योंकि यहां -100 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा -10 हुआ। ठीक है बेटा, तो यह ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन होता सबसे ज्यादा स्टेबल यह है। तो ऐसा तूने क्यों किया,
तो बेटा माइनस साइन केवल किसके लिए आया है? रिलीजिंग एनर्जी के लिए। CFSE 100 है, ठीक है। तो बेटा मतलब निगेटिव में, क्योंकि CFSE कभी पॉजिटिव में आती ही नहीं है, क्या आता है? निगेटिव में मान आता है या जीरो में मान आता है, ठीक है। या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनर्जी रिलीज करेगा, यही तो कारण हो सकता है, या बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं तो स्प्लिटिंग के बाद लेगा एनर्जी, छोड़ेगा ही, ठीक है बेटा, तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए सदैव निगेटिव होगा या जीरो हो सकता है, यानी कि CFSE ऑलवेज निगेटिव और जीरो, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? हायर द वैल्यू इन नेगेटिव में, अगर बेटा निगेटिव में हायर वैल्यू होगी CFSE की, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? उसकी अधिक होगी, ठीक है। इसलिए यह अधिक स्टेबल है, ये बात नोट कर लेना अपने जहन में, ठीक है बेटा, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ CFSE मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो हायर CFSE वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होनी चाहिए? हायर होनी चाहिए, तो मोर विल बी स्टेबल होगा कंपाउंड, ठीक है बेटा, नेगेटिव में। समझ रहे हैं आप? ये हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब बेटा हाउ टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है बेटा। ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारी थोड़ा आवाज बैठ गई है, इसलिए हम तेज नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास किया है बेटा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, अब हम मिटाते हैं। अब देखो बेटा, हाउ टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अर्थात बेटा CFSE को किस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है बेटा, यह देखते हैं। अब देखो तो बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए आती है। किसके लिए बेटा? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाली जाती है। हमारे सिलेबस में CFSE केवल कैलकुलेट करने के लिए किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए। तो हम कैलकुलेट करना भी किसके लिए सीखेंगे? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए। तो फॉर्मूले है बेटा, क्या है बेटा? फॉर्मूले। जरा हम पहले आपको ऑक्टाहेड्रल, तो पहले दिखा दें CFSE, लिख लें आप CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी काय में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है बेटा। इसमें कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम कैसे ज्ञात करें? तो पहले स्प्लिटिंग देखें। स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में कुछ बेटा क्या थी? कुछ इस तरह से थी, ठीक है बेटा। ये 5d ऑर्बिटल थे ना बेटा, ये तो 5d ऑर्बिटल थे, ये 2 एनर्जी लेवल में टूटे थे, ठीक है बेटा। ये EG सेट था और ये T2G सेट था, ठीक है बेटा। ये कहलाता था आपका बेरी सेंटर, यही तो था। यहां से यहां तक की दूरी मैंने क्या लिखी थी बेटा? डेल्टा ओ, ठीक है। और इसे लिखा था प्लस के 0.6 डेल्टा ओ, और यहां से यहां तक है ना, ये यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखी थी मैंने? माइनस के 0.6 डेल्टा ओ। अब बेटा डेल्टा ओ बराबर होता है 10 DQ। डेल्टा ओ बराबर होता है 10 DQ। तो इसीलिए DQ में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए ये हो जाएगी प्लस के 6 DQ, यहां से यहां तक की दूरी प्लस के 6 DQ, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी माइनस के 4 है ये 0.4, ठीक है। ये हो जाएगी 4 DQ, और यहां से यहां तक की दूरी 10 DQ ये था। तो दोनों तरह से फॉर्मूले बना देंगे हम, ठीक है बेटा। पूरी दूरी डेल्टा ओ, ऊपर वाली एनर्जी प्लस के 0.6 डेल्टा ओ, नीचे वाली माइनस के 0.4 डेल्टा ओ। अब बेटा चूंकि डेल्टा ओ बराबर होता है 10 DQ, इसलिए 0.6 डेल्टा ओ बराबर हो गया 6 DQ, और माइनस के 0.4 DQ डेल्टा हो गया माइनस के 4 DQ, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी
कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE कैलकुलेट करना सिखाएंगे बेटा, सिखाएंगे। देखो जरा, CFSE बराबर फॉर्मूला है, बड़ा ब्रैकेट शुरू, माइनस में 0.4, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो माइनस के 0.4 डेल्टा ओ इंटू T2G सेट है बेटा, इंटू T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, माइनस के 0.4 डेल्टा ओ गुणा T2G सेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट बंद, प्लस बेटा ये वाली बात खत्म हो गई, प्लस के 0.6 डेल्टा ओ इंटू कौन से में, EG सेट में, इंटू EG सेट में प्रेजेंट, EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस MP, प्लस MP। अब ये है क्या, ठीक है, MP क्या है बेटा, उसमें सब आपको पता है, माइनस के 0.4 डेल्टा ओ प्लस T2G सेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्लस सॉरी माइनस के 0.4 इंटू डेल्टा ओ इंटू T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्लस MP, ठीक है बेटा। अब MP क्या है, क्योंकि ये तो सब मान पता है, MP, M जो है बेटा नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की संख्या, ठीक है बेटा, ये आपको जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के युग्मों की संख्या कितनी है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की संख्या कितनी है, ये बेसिकली, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन 2 है पेयर, जैसे ये कोई पेयर, 9 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है बेटा। तो 3p, p कुछ नहीं है, p पेयर, p बोलती है पेयर है ये, ठीक है। m मतलब संख्या है पेयरों की, और p मतलब पेयर के लिए आया है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब बेटा यदि हम इसे बिल्कुल शॉर्ट में करें तो क्या कह सकते हैं, T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को x मान लो, और EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या मान ले हम, y मान ले। तो कैसे लिख सकते हैं, CFSE बराबर, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, CFSE बराबर माइनस के 0.4 डेल्टा ओ इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू बाई, ठीक है, इंटू बाई प्लस MP, ठीक है बेटा, ये हो सकता है। अब बेटा ये तो डेल्टा ओ की फॉर्म में, अगर हम DQ की फॉर्म में लिखें इस फॉर्मूले को तो कैसे लिखेंगे, तो DQ की फॉर्म में तो सो सिंपल बेटा, CFSE बराबर क्या, माइनस के 4 DQ इंटू एक्स, ठीक है बेटा, माइनस के 4 DQ इंटू एक्स, एक्स क्या है, T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 क्यों 6, प्लस 6 DQ प्लस 6 DQ इंटू बाई, ठीक है बेटा, लो हो गया ये, प्लस MP, लो प्लस MP, CFSE बराबर माइनस के 4 DQ इंटू एक्स, एक्स क्या है, T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, बाई क्या है, EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, एक्स T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और बाई क्या है, EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने ये लिख दिया आगे को, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा। तो CFSE बराबर क्या हो गया, माइनस के 0.4 डेल्टा ओ इंटू एक्स, प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू बाई, प्लस MP, ठीक है बेटा, ये है, जहां पर x तथा y क्या है, x बराबर T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और y बराबर EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा।
अच्छा एमपी क्या है? एम मतलब है पेयरों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की संख्या। पी पेयर के लिए आया, ठीक है बेटा, यह आ गई आपकी सीएफएसई। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया? ठीक है बेटा, अब बेटा अब देखो बेटा, अब देखना क्या है, अब देखना बेटा ये है कि हमने ये पहले ही बताया था, अब वो यूज आएगा उसका जो लेक्चर से पहले हमने आपको समझाया था बेटा, उसका यूज अब आएगा। अब बेटा जैसे जैसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होती जाएगी, सीएफएसई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अर्थात फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह से तो हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड के केस में और दूसरा वीक लिगैंड फील्ड के केस में। ठीक है बेटा, तो यहां से देखते हैं सीएफएसई। सीएफएसई क्या देखते हैं? सीएफएसई। तो यहां पे हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो इसलिए थोड़ा नीचे कर दूं, ठीक है बेटा। तो देखो यहां से डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रॉन्ग, ठीक है बेटा, इन स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड एंड वीक लिगैंड फील्ड, एंड वीक लिगैंड फील्ड बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड एंड वीक लिगैंड फील्ड। अब आपने सोचा है सीएफएसई कैलकुलेट करवा, तो बेटा यहीं पे सीएफएसई कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड एंड वीक लिगैंड फील्ड, ये किसमें चल रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो तरह के केस आएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा और जब लिगैंड वीक होगा, तो इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल का है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब देखें आप, तो यहां पे हमने टेबल बनाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ठीक है बेटा, क्या है? अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग, सॉरी यहां पे लिखो केस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि लिगेंड क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तब क्या होगा? ठीक है, तब कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखें, अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही मान लेंगे, ठीक है बेटा। अब ये कौन से केस में दिखाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड, जब लिगेंड क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, तो देखो दो सेट है आपके, ठीक है बेटा, ये स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं हमने अलग अलग, ये T2G हर बार नहीं दिखाएंगे, ये EG, वीक लिगेंड फील्ड में भी तो बेटा यही होगा,